हेलो दोस्तों। लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म हुआ था और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का मोटिवेशन क्या था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि माइकलसन का मेन मोटिवेशन था ईथर को पता लगाने का। ईथर क्या है? ईथर एक ऐसा मीडियम माना जाता था जिसके थ्रू होकर के लाइट सन से अर्थ तक आती है, और हम ये मानते थे कि ईथर ही एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में सभी तरह की वेलोसिटी मेजर करनी चाहिए। क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो बता रही थी, लेकिन मैक्सवेल खुद ये मानते थे कि ईथर जैसा मीडियम होता है और ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने कैलकुलेट की है ये उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ही उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के ही कैलकुलेट की गई थी। तो एक्चुअल में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिवेशन था उसको परफॉर्म इसलिए किया गया था टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और इसको पता करने के लिए उन्होंने ईथर विंड को कैलकुलेट करने का एक तरीका निकाला था, और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने डिस्कवर किया जिसको कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, लेकिन जिस थ्योरी का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो माइकलसन ने बहुत ही केयरफुली डेवलप की थी, उस थ्योरी के हिसाब से अगर ईथर है, ईथर विंड का इफेक्ट है, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न उनका इंटरफेरोमीटर देखेगा वो एक फ्रिंज शिफ्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में एक शिफ्ट दिखाई देना चाहिए अगर ईथर है, ये उन्होंने थ्योरेटिकली फॉर्मुलेट किया था। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनके मोटिवेशन से और भी लोगों ने अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट किए, पर कहीं किसी तरह का कोई भी शिफ्ट दिखाई नहीं पड़ा। अब ये अपने ज़माने की एक मिस्ट्री है कि ईथर को तो है, ये सभी लोग मानते थे, लेकिन ईथर को मेजर करने के लिए इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से भी हम इफेक्ट क्यों नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो ईथर इस शिफ्ट का ना होने का, इस शिफ्ट को ना पाने का मतलब था कि जो मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब हमने ईथर के इफेक्ट को नहीं मेजर किया, हम ईथर के इफेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, ईथर को हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट हुआ था किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, और अगर हम वो चीज़ ना डिटेक्ट कर पाएँ तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट निगेटिव आया। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंटली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंटली एक तरह से कह सकते हैं फेल हो गया टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर को पहचानने में वो असफल रहा, तो इस चीज़ को हम नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। शुरुआत में इसको ऐसा ही सोचा गया था कि ईथर तो है ही हर तरफ, एक्सपेरिमेंट ने उसको नहीं पहचाना, और बार बार लोग जब इसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसको नहीं पहचान पा रहे। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब क्यों ये हुआ, किस वजह से ये हुआ, इसके पीछे कई सारी थ्योरी प्रपोज की गई थी। जैसे उसमें से एक थ्योरी जो कि खुद माइकलसन ने प्रपोज की थी वो थी ईथर ड्रैग थ्योरी। अब इसमें डिटेलिंग तो हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, बस आप समझिए कि एक एडहॉक किस्म का एक मान लिया गया था, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन अज्यूम किया जिसकी ईथर ड्रैग थ्योरी कहते हैं। अल्टीमेटली इस थ्योरी से भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचा था फ्रिट्ज गेरहार्ड और लॉरेंज ने, जिसको कि लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये भी बिल्कुल वेयर्ड किस्म का आइडिया था जब ये पहली बार लेकर के आया गया था, जिसको कि हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर दिया गया। तो उस समय के जो बड़े लोग थे, माइकलसन खुद एक बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, उनकी दी गई ईथर की थ्योरी भी डिस्कार्ड की गई, ईथर ड्रैग थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। उसके बाद लॉरेंज जो कि एक पितामह थे उस समय फिजिक्स की दुनिया के, उनकी थ्योरी को भी लोगों ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया। देन एक उस समय के हिसाब से बिल्कुल नए व्यक्ति होते हैं, 25 साल के लगभग उम्र में आइंस्टीन आते हैं, और आइंस्टीन लगभग अननोन रहते हैं उस समय तक। हालांकि वो साइंटिफिक कम्युनिटी के टच में रहते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, बट दुनिया उनको जान नहीं रही होती है कि आइंस्टीन ने किस तरह की दिमागी उनकी क्षमता है। तो आइंस्टीन एक सोल्यूशन लेके आते हैं, और आइंस्टीन का सोल्यूशन बिल्कुल वेयर्ड होता है। आप देखिए, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एकदम दुनिया से हट कर वो सोचते हैं, और उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवोल्यूशनरी आइडिया हमारे सामने आता है, जो कि अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस बनता है। अब देखें,
तो आइंस्टीन का जो एक नोबल आइडिया था, रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो क्या था? 1905 में आइंस्टीन अपनी थ्योरी को लेके आते हैं, बिल्कुल नया आइडिया लेके आते हैं। ये आइडिया उस समय जो ईथर का कॉन्सेप्ट था और जिस तरह से लोग लाइट को समझ रहे थे उसको पलट देता है। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती? 3 × 10⁸ तो आइंस्टीन कहते हैं ये एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी वैल्यू है, मतलब ये एक ऐसी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की अपर लिमिट है। और अपर लिमिट जो होती है वो अपर लिमिट होती है, उसको हम किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम नहीं देखते हैं। मतलब अगर आप किसी वैल्यू को, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, तो हम किसी की तुलना में उसको कम ज़्यादा कहते हैं। लेकिन जो चीज़ अटर मोस्ट है, मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है। उसके लिए फिर हमें किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है कि भाई इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम है। अगर आपने उसको मैक्सिमम कह दिया, इसका मतलब वो जो भी जहाँ भी जाके देखोगे उसके टॉप मोस्ट लेवल पर है वो। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हमें किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी की एक अपर लिमिट है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में इस लिमिट को टच नहीं कर सकता, केवल लाइट ही है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन कर सकती है। ये एक प्रिंसिपल, बिल्कुल अजीब सा प्रिंसिपल लेकर के आइंस्टीन आते हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर आप लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहीं खड़े होकर के उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं या आप चलते हुए उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग जो कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोहताज नहीं है। आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसको नहीं देख सकते। अगर आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं इसका क्या मतलब है, तो जरा समझिए इस बात को। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप सोचो, आप इधर से आ रहे हो 40 km/h ऐसी कोई वेलोसिटी से, और आपके बगल से आपका फ्रेंड जा रहा है 50 km/h की स्पीड से। तो जब आपके बगल से आपका फ्रेंड गुजरेगा तो आपको उस अपने फ्रेंड की वेलोसिटी 50 नहीं समझ में आएगी, आपको सिर्फ समझ में आएगा कि 10 km/घंटा की रफ्तार से आपका फ्रेंड आपसे आगे निकल रहा है। वैसे अगर आप 40 से जा रहे हो, अपोजिट में आप आओगे, तो आप 50 और 40 जब एक दूसरे क्रॉस करोगे तो आपको एक दूसरे की वेलोसिटी 90 समझ में आएगी। तो यहां पर ये डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस दिशा में जा रहे हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, ये कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में जब आप बात करोगे तो आपकी ये सारे लॉजिक वहां पर काम नहीं करेंगे। आप बस की तरह से, प्लेन की तरह से, ट्रेन की तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट को ट्रीट नहीं कर सकते। तो आप चाहे रुके हो, ऐसे मान लो आप यहां पर रुके हुए हो, आपकी तरफ लाइट आ रही है, तो आप उसकी वेलोसिटी कितनी मेजर करोगे? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अगर आप भी वेलोसिटी ऑफ लाइट की दिशा में चल रहे हो तो भी आप उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मेजर करेंगे। आप उससे अपोजिट जा रहे हो या उसकी तरफ जा रहे हो तो भी आप वेलोसिटी 3 × 10⁸ मेजर करोगे। आप रुके हुए हो, आप चल रहे हो, आप लाइट सोर्स की तरफ जा रहे हो, लाइट सोर्स से दूर जा रहे हो, इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। वेन एवर यू विल मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट यू विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आपको कभी भी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड से प्लस कोई वेलोसिटी आपको यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। तो यहां पर आइंस्टीन कहते हैं, सो वी नीड नॉट टू डिफाइन एनी मीडियम लाइक ईथर फॉर एक्सप्लेनिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए उस समय का एक जबरदस्त विचार था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए आप क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ढूंढ रहे हो। आखिर ईथर क्या था? ईथर, यही तो कहा गया ना कि ईथर एक ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो एक अपर मोस्ट लिमिट पे हो ही रही है। जो अपर मोस्ट लिमिट है उसको समझाने के लिए आपको किस तरह से किसी रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है? नो, यू नीड नॉट टू डिफाइन एनी मीडियम लाइक ईथर। इसीलिए आप जब ईथर नाम की कोई दुनिया में चीज है ही नहीं तो क्यों आप उसको ढूंढने का प्रयास करोगे? वो आपको कभी नहीं मिलेगी। सो जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ मोशन थ्रू द ईथर इज ऑफ नो मीनिंग। ये बेमतलब की बात है। देयर इज नो ईथर इन द यूनिवर्स। आइंस्टीन सिरे से इस बात को नकार देते हैं कि ईथर के बारे में आप जो थ्योरी बनाए हो, जो आप ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं हो सकता, ईथर है ही नहीं। ऐसा कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हो। किसी भी समय जो भी आपको मेजरमेंट लेने होंगे
आपको उस समय एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके उसके रिलेटिव मैनर में आपको लेना पड़ेगा। यहां से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव पड़ती है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हम किसी एब्सोल्यूट फ्रेम के बारे में कभी ना बात करें, हम ईथर नाम किसी मीडियम को ना ढूंढें क्योंकि वो है नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस अस्तित्व उसका कोई नहीं है। सो हमारे मतलब का क्या है, ओनली द मोशन रिलेटिव टू मटेरियल ऑब्जेक्ट हैज फिजिकल मीनिंग। आप जिस समय जहां हैं उसी समय उसी जगह से आप जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन मान करके जो भी मेजरमेंट लेते हैं वही मेजरमेंट ही आपके काम के हैं। ऐसा कोई आर्बिट्ररी मीडियम सोचो और फिर उसके रिस्पेक्ट में आप सोचो कि कोई वेलोसिटी मेजर की जाए, ये आइडिया एब्सर्ड है। ईथर को वो नकार देते हैं। ये एक मतलब अपने समय का एक बहुत ज़बरदस्त विचार था और लोगों के गले नहीं उतरने वाला था, पर धीरे धीरे आइंस्टीन ने उन सबको ये कन्विंस कराया कि नहीं ये है, और उनकी थ्योरी वहाँ से आती है और उस थ्योरी के रिजल्ट्स और भी चौंकाने वाले होते हैं जो समय के साथ साथ बार बार टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हर बार वो बिल्कुल परफेक्ट पाए जाते हैं। सो द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आइंस्टीन का ये विचार आता है, जब आइंस्टीन इस विचार को रखते हैं कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है दुनिया में जिसको हम एब्सोल्यूट यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहें, जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी वेलोसिटी नापें, इवन वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करें, जब ये आइडिया लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो हिस्से हैं। देखिए ऐसा था, अभी आपने पढ़ा है कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कि हम नाम देते हैं इनर्शियल, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कि नाम दिया जाता है नॉन इनर्शियल। तो जब हम इनर्शियल के केस में रिलेटिविटी डिफाइन करते हैं तो उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया जाता है, और जब नॉन इनर्शियल को इंक्लूड कर देते हैं तो उसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जीटीआर कहा जाता है। तो एसटीआर और जीटीआर ये दो पार्ट हैं रिलेटिविटी के। तो अभी हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना है। दो बेसिक पॉस्टुलेट्स थे जो आइंस्टीन ने आगे बढ़ाए थे उस थ्योरी को समझाने के लिए। पहला तो है जिसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस या रिलेटिविटी का सिद्धांत है। इक्विवेलेंस मतलब होता है एक जैसा, एक बराबर, एक लेवल पर। सो लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आइंस्टीन कहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नया लॉ था, गैलीलियो ने इस बात को पहले भी आगे रखा था कि जितने भी तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उसमें अगर आप कोई लॉ ऑफ फिजिक्स देखोगे तो यू विल गेट सेम काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन। यहां मैं लॉ की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आ जाए, जैसे कहीं पे वैल्यू 10 आ रही है तो कहीं पे वैल्यू 20 आ सकती है, वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर ये लॉ है कि टक्कर से पहले लीनियर मोमेंटम और टक्कर के बाद लीनियर मोमेंटम सेम होगा, तो ये लॉ हर जगह काम करेगा। एक जगह आप खड़े होते हो तो टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम 3 + 2 5 था और टक्कर के बाद 4 + 1 5 ही रहा। लेकिन कहीं दूसरी जगह आप गए तो वहां पर टक्कर से पहले मोमेंटम 5 + 10 15 था और टक्कर के बाद वो 14 + 1 15 हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 15 15 या 4 5 इस तरह से चेंज हो सकती है, बट ये जो कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम का सम और कोलिजन के बाद का सम बराबर होगा, ये जो लॉ है ये सभी तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहेगा। इसे हम इसको एक निगेटिव तरीके से भी कह सकते हैं। ये जो लॉ है जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं, इसको एक दूसरी तरह से घुमा के भी कह सकते हैं। अपनी बात को घुमा के अगर आप कहोगे तो आप कह सकते हो कि अगर हम जैसे हम इसको स्टेटमेंट को मैं पढ़े दे रहा हूं, नो टेस्ट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स प्रोवाइड्स अ वे व्हाटसोएवर टू डिस्टिंग्विश वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का है ये आपकी परिभाषा, लेकिन जरा समझिए। ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो आपके पास ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जिस टेस्ट को करके आप ये जान जाओ कि आप किस तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। ये दो लाइनों का मतलब। एग्जाम्पल देखो, मान लो आप एक प्लेन में बैठे थे और प्लेन के उड़ने का इंतजार कर रहे थे सपोज, और सारी खिड़कियां बंद है, सभी लोग वहां पर सो गए और प्लेन उड़ा नहीं है। तो आपने कहा प्लेन पे अभी बैठे हैं, 15 मिनट बाद प्लेन उड़ेगा, और आप भी वहां पर सो गए।
अब आप 1 घंटे बाद जगे, और 1 घंटे बाद जगे तो देखा सब लोग वैसे ही सो रहे हैं, आपको कोई आवाज भी नहीं आ रही। मान लो प्लेन का इंजन इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतना साइलेंट है कि आपको आवाज भी नहीं आ रही है। तो आप खिड़की से बाहर झांक भी नहीं सकते, खिड़कियां बंद हैं। अब खिड़कियां बंद है, बाहर झांक नहीं सकते, तो इस बात को आप अगर बाहर झांको, पेड़ पौधे देखते, तो आप समझ जाते हैं कि अभी रनवे पे खड़ा है हमारा जहाज। और अगर आप खिड़की खोलें और देखें कि बाहर बादल हैं, इस तरह से मतलब एक मोशन चल रहा है, तो आप जान जाओगे कि हम उड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वो सब सुविधाएं नहीं है, तो आप कोई अपने पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते हो जिससे आप जान जाओ कि आप प्लेन में उड़ रहे हो या अभी रुके हो। आपका प्लेन उड़ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या अभी भी वो रनवे पे खड़ा है। कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है आपके पास, कोई ऐसा कोई पेंडुलम को ऑसिलेट करके, कोई ग्लास को कुछ भी करके आप ऐसा कोई टेस्ट नहीं कर सकते हो जिससे आप इस बात का पता लगा पाओ कि हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग फ्रेम में है जो कि इनर्शियल है, या अभी भी रनवे पे खड़े हुए एक जहाज के ऊपर बैठे जिसकी वेलोसिटी 0 है जो कि एक इनर्शियल है। तो वो कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ या रुका हुआ, इसका निर्णय आप किसी भी टेस्ट से, किसी भी लॉ ऑफ फिजिक्स से नहीं कर सकते, क्योंकि सभी इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? तो अगर लॉ में अंतर होता, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर प्लेन मूव कर रहा होता तो उसमें लॉ कुछ और होते, या रुका हुआ होता तो उसमें लॉ कुछ और होते, तो आप बिना किसी से पूछे, बिना खिड़की से बाहर झांके प्लेन के अंदर चल रहे हो या रुके हो, इसका फैसला ले सकते थे। हाँ, अब अगर सोचो कि आपका प्लेन चलते चलते रुक जाए, जैसे हम नॉर्मली बसों में देखते हैं, एकदम से ब्रेक पड़ा और हम आगे झुक जाए, तो अगर ब्रेक लगाता हुआ हमारा एरोप्लेन उड़ता कि अचानक से वेलोसिटी बढ़ा दी, अचानक से घटा दी, तो जैसे वो अचानक से वेलोसिटी बढ़ाता तो आप तुरंत बैठे बैठे पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते, और जैसे धक्का महसूस करते तुरंत आपके दिमाग आप क्लिक कर जाता कि देखो ये धक्का मुझे लगा है और किसी ने मुझे धक्का दिया नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी है, तभी हम पीछे की तरफ धक्का खाएं। या अचानक से आगे की तरफ झुक जाते तो आप जान जाते कि हवा में जहाज ने एकदम से अपने आप को रोकने की कोशिश की, ब्रेक जैसा लगाया है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक गए। तो वो तो फ्रेम ऑफ जो है वो नॉन इनर्शियल हो गया। तो नॉन इनर्शियल में तो हमारे पास ये सूडो फोर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हम ये चेक कर पाते हैं कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, वहां सूडो फोर्स नहीं होता, तो हम इस तरह कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते। आई होप ये आप आइडिया थोड़ा सा अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट आइडिया, सेकेंड पॉस्टुलेट क्या होता है? वो कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सेकेंड लॉ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वो हमें ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है कि यूनिवर्स की एक अपर मोस्ट पॉसिबल लिमिट है वेलोसिटी की, इससे ज़्यादा वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की संभव नहीं हो सकती। तो देखिए स्टेटमेंट लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट in free space is same in all inertial frame of reference and is equal to the value c. The speed of light is independent of the relative motion of light source and observer. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर ये आपके पास ये टॉर्च है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपके पास कोई स्पीडोमीटर है जिससे वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर कर रहे हो, तो लाइट जब आपकी तरफ आएगी तो आप इसकी वेलोसिटी कितनी मेजर करोगे? 3 × 10⁸, जबकि भले आपकी वेलोसिटी 0 हो। मान लो आप इसकी तरफ बढ़ने लगे तो लाइट आपकी तरफ आ रही वेलोसिटी c से, आप लाइट की तरफ जा रहे हो वेलोसिटी v से। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ये लाइट आपसे टकराएगी तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट एक दूसरे की c + v मेजर करोगे। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि c + v आइंस्टीन के हिसाब से संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। c + v कुछ हो ही नहीं सकता, अपर मोस्ट वैल्यू ही c है। तो ये जो पूरा आइडिया यही बेकार है। तो अगर आप इस तरफ चल रहे हो वेलोसिटी ऑफ v से और आपसे लाइट टकराएगी तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट c ही मेजर करेगा। इवन अगर आप इधर से c वेलोसिटी चल रहे हो और इधर से भी लाइट आपके ऊपर c वेलोसिटी से आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी भी c है, आपकी वेलोसिटी भी मान लो थोड़ी देर के लिए c है, या c/2 मान लें, तो ये नहीं होगा कि जब दोनों टकराएंगे तो c + c/2 3c/2 हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
यू विल ऑलवेज मेजर द वेलोसिटी c। तो ये c/2 ऐड नहीं होगा, आपको तब भी वेलोसिटी c ही समझ में आएगा। और इसको हम प्रूफ करेंगे आगे, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जब देखेंगे तो हम इस पोस्टुलेट को प्रूफ करेंगे। तो अभी आप ये समझिए, स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो आप ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहे हो, ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हो या खड़े हुए हो, आप हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट को c ही मेजर करोगे। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट हमने यहाँ पर अभी देखा, जो कि गैलीलियो से आप समय से था, उसको क्लासिकल रिलेटिविटी का प्रिंसिपल कहते हैं। जो क्लासिकल रिलेटिविटी मतलब जो लॉरेंज और जो गैलीलियो ये सब लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी का एक्सटेंशन था। लेकिन जो सेकंड पोस्टुलेट है, ये बिल्कुल एक आइंस्टीन के दिमाग की उपज थी। वो आप समझ लीजिए क्लासिकल रिलेटिविटी से आइंस्टीन की जो वर्जन है रिलेटिविटी का, वहाँ तक का ट्रांजिशन दिखाता है कि हाउ द क्लासिकल रिलेटिविटी शिफ्टेड टू द आइंस्टीन्स रिलेटिविटी। अब ये जो थ्योरी है, ये दो पोस्टुलेट जो हमने बताए हैं, इन दो पोस्टुलेट्स पे बेस्ड थ्योरी है, और इन्हीं दो पोस्टुलेट्स पे बेस्ड थ्योरी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो हमें दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़नी होगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और दूसरा होगा आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में केवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के नाम से लिखा गया है। आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं लोग कहते हैं, जनरली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, बट असल में ये आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसको कहा जाना ज़्यादा बेहतर होगा। So in next topic, in next lecture, we will discuss the transformation equation and particularly पहले हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, और देन हम वहाँ से शिफ्ट करेंगे लॉरेंज या आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइंस्टीन लॉरेंस इज सुपीरियर देन द Galilean transformation equation. So, okay, so we will meet in the next lecture. Have a nice day.